हिंदुस्तान का एक मशहूर कॉमेडियन जिसको सुनकर रोता हुआ शख्स भी हंस पड़ता है, जिसने अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज किया, वो है सुनील पाल। एक कॉमेडियन, एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट और एक फिल्म प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र के छोटे से शहर चंद्रपुर में पैदा हुए सुनील पाल को भी नहीं पता था कि एक दिन वो अपने फन से दुनिया के कोने कोने में पहचाने जाएंगे। ये जो ठंड लगती है ना, ये मेरे बर्फ की वजह से एकदम कांपता है हर चीज में। सैकड़ों कलाकार की तरह सुनील पाल भी 1995 में आंखों में ख्वाब लिए माया नगरी मुंबई पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सख्त सफर। बहुत अच्छा है। एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है। क्यों लाया है? सुनील पाल ने शुरुआती दौर में मुंबई के एक चाय के होटल पर काम किया और साथ ही ऑर्केस्ट्रा में छोटे मोटे स्टैंड अप एक्ट करते रहे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रही। तकरीबन 10 साल तक छोटे मोटे काम करने के बाद सुनील पाल की किस्मत चमकी जब उनके जिंदगी में आया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो की बदौलत दुनिया ने एक बेहतरीन कलाकार को देखा और उसके फन से काफी मुतासिर हुए। मुझको दिलाओगे गहने, झुमका दिलाया था वो भी है पानी चढ़ेला। यही वजह रही कि सुनील पाल ने हजारों पार्टिसिपेंट्स की मौजूदगी में इस मुकाबले को जीता और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद सुनील पाल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सुनील पाल कई फिल्मों में भी नजर आए। बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्म में बेहतरीन कॉमेडी करने के बाद सुनील पाल ने भावनाओं को समझो नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसमें 51 कॉमेडियंस ने काम किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। तो बड़ा आदमी आ गया हमारी जिंदगी में। बहुत बड़ा आदमी है क्या? बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। सुनील पाल आज कॉमेडी की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं और आज भी अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं सुनील पाल से और जानते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सबका तहज़ीब टीवी पर। मैं हूं रिजवान खान और हर बार की तरह आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे फ़नकार से, एक ऐसी शख्सियत से जिसकी कहानी, जिसकी निजी ज़िंदगी, जिसका करियर, जिसकी कामयाबी आप सबको इंस्पायर करेगी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, लेकिन ये जो मकाम उन्होंने पाया है, ये राह उनकी आसान नहीं रही। बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की। वो एक ऐसे अजीम फ़नकार हैं जिनको हमेशा आपने पर्दे पर देखा है और आप खूब हंसे हैं। कॉमेडी की अगर बात करें तो कॉमेडी का एक ट्रेंड बदल दिया है इन्होंने। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की अगर बात करें तो उस दौर में जब लोग फिल्मों में कॉमेडी पसंद किया करते थे, इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की आके और लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया। और वो शख्सियत हैं सुनील पाल साहब। सुनील पाल साहब को हमेशा आपने देखा होगा, आप ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा होगा जब इनको देखकर आप हंसे नहीं होंगे। सबसे पहले तो सुनील पाल साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया नाज़रीन, आज आप सबकी वजह से मुझे तहज़ीब में आने का मौका मिला। और हम लेकिन चाहेंगे नहीं कि आप तहज़ीब में रहें, क्योंकि जो आपका फ़न है, जो आपकी कॉमेडी है और जो बात आप करते हैं, लोग हमेशा ही उसको सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो जैसे आप हैं, आप वैसे ही बात करिएगा, वैसे ही कॉमेडी कीजिएगा और वैसे ही लोगों को आज भी हम चाहते हैं कि आप हंसाएं। और हम जब बात करेंगे तो सुनील पाल साहब, एक ये जो मकाम आज आपने हासिल किया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है आपको, इतनी चाहत आपको मिली है, ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, ये अवार्ड जो आपके हाथ में, ये एक मामूली अवार्ड नहीं है, इसने आपकी ज़िंदगी को पलट दिया। और ये सफ़र जो नाज़रीन आप जानेंगे तो आप वाकई थोड़ा सा संजीदा भी हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी और रास्ते इतने आसान नहीं थे सुनील पाल साहब के लिए। फुटपाथ पर भी सोए, हमने ऐसा सुना है। कोई जान पहचान नहीं, ऐसी ख़ास फिल्मी दुनिया से कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका। उसके बावजूद एक छोटे से गांव से आप आए। कैसे शुरुआत आपकी हुई? कॉमेडियन कैसे बने आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली चंद्रपुर यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, जी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है मुरसा, जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पिताजी रेलवे में थे, जी, तो हम बल्लार से शहर आ गए, गांव से शहर आ गए। और स्कूल जाते वक्त पोस्टर देखता था, पानटेले पर गाने बजते थे वो देखता था, बीच में एक दो टॉकीज पड़ती थी वो देखता था। तो वो दुनिया मुझे खींचती थी, आकर्षित करती थी। जी, यार ये कौन है,
फिल्म का पोस्टर, ये सब चीज़ें। फिर हीरो उससे धीरे धीरे नाम पता चलने लगी, ये मिथुन चक्रवर्ती है, ये अमिताभ बच्चन है, ये धर्मेंद्र है, ये विनोद खन्ना है, ये विनोद मेहरा है। तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं थिएटर में जाके घंटों घंटों खड़ा रहता था, सिर्फ थिएटर के आसपास, सिनेमा के आसपास। अच्छा। मुझे वो देखने में अच्छा लगता था कि यार ये टॉकीज़ है, यहाँ फिल्म दिखाई जाती है, लोग आ रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। हमारे पास तो पैसे होते नहीं थे, लेकिन वो खड़े रह के खाली उन लोगों को देखता था, टिकट निकालते हुए अंदर जा रहे हैं। कभी कुछ पैसे का जुगाड़ कहीं हो गया, किसी दोस्त ने पिक्चर दिखा दी तो अंदर बैठ के पिक्चर भी देख ली, तो उसके स्टोरी याद कर ली, उसका डायलॉग याद कर ली, और दोस्तों को सुना कि भाई जो फिल्म हमने देखी उसका डायलॉग ऐसा था वैसा था। तो वो एक वहाँ से शुरुआत हुई जी। फिर स्कूल में गैदरिंग में, कहीं कुछ फेस्टिवल में, जैसे मोहल्ले में कोई गणपति का महोत्सव है, गणेश जी का, दुर्गा महोत्सव है, या कोई ऐसा जुलूस निकला, कुछ भी कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, बारात हो, तो वहाँ पर मैं माइक पकड़ के शुरू हो जाता था, डांस करता था। अगर जहाँ पे माइक नहीं वहाँ डांस कर लिया, जहाँ पर माइक है वहाँ पर डायलॉग बोल लिए, तो काफ़ी अप्रिशिएशन होता था मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब करना ही एक्टिंग है। अच्छा। तब से मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। फिर फिल्मों के एक्टरों की नकल करता था मैं, तो लोगों को सुनाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं एक्टर बनता जा रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि ये एक्टिंग नहीं है, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी मिमिक्री है ये। तब जॉनी लीवर साहब का कैसेट आ गया था। मैं कहा ये यार ये कौन बंदा है, ये किसी फिल्म की स्टोरी है क्या जो चल रही है? तो बोले नहीं, ये एक ही बंदे ने पूरा सब कुछ बोला है पूरे कैसेट में। मैंने कहा पूरे कैसेट में A to Z, यहाँ से बी साइड में कौन बोला? बोले वो बी साइड में वो ही बोले। मैं कहा बाप रे, ऐसा कौन सा चमत्कारी आदमी आ गया कि जो इतनी वैरायटी निकाल रहा है, इतनी अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है। फिल्मों के कलाकारों की आवाज़ तो ऐसा लगता जैसा हूबहू वही निकाल रहे, वही बोल रहे हैं। मैं कहा ये तो कमाल हो गया। बहरहाल फिर वो वहाँ से जॉनी भाई का भी एक रेफरेंस मिल गया मुझे, तो मैं वो भी कैसेट पूरा याद कर गया। अच्छा। तो इस तरह से ये माहौल चल गया था। लेकिन छोटा सा गांव में बल्लारशाह डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम ये था कि घर वाले सोचते थे कि ये सब से इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटा सा गांव है, इसका क्या स्कोप होगा, ये कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं काम धंधा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका जी, तो क्या करें। तो लोग, घर के लोग थोड़ा गुस्सा करते थे, नाराज़ होते थे, ये करते थे वो। तो मैं कहता था कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बोले इसमें तू रहेगा तो पूरा बिगड़ जाएगा, तो जो कोई अपने साथ नौकरी भी नहीं रखेगा, कुछ नहीं रखेगा, कम से कम इतनी पढ़ाई कर ली, कोई प्यून की नौकरी मिल जाए, कोई चपरासी की नौकरी मिल जाए, कोई क्लर्क की नौकरी मिल जाए, उसके बाद करते रहना ये सब चीज़ें। बट मेरा ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई में, तो मैंने कभी मेरे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। और फिर घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि पढ़ाई के लिए ठीक से हो सके। बहरहाल फिर एक ट्रांसफ़र हुआ हमारे पिताजी का वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, अपना हिंगनघाट में। वहाँ पर भी थोड़े बड़े दोस्त मिले, वो भी फिल्मी दोस्त मिले सब। मेरा सर्कल, मैं ज़्यादातर वैसे सर्कल में रहता था, कलाकारों के सर्कल में रहता था। हर शहर में कलाकार तो होते ही है। फिर एक दिन ठान लिया मैंने कि ऑर्केस्ट्रा में काम करना है। तो ऑर्केस्ट्रा में नागपुर शहर में एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, OP सिंह ऑर्केस्ट्रा, मेलोडी मेकर्स। तो मैंने कहा उनके पास ट्राई करते। इत्तेफाक से मेरे हिंगनघाट में एक बंदा था, उसकी पहचान थी वहाँ पर, तो वो मुझे लेकर गया, उसने मुझे मिला दिया और मैं वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगा। 2-4 दिन उस बेचारे ने अपने घर पे भी रखा, नागपुर में घर था उसका जी, घर पे भी रखा कुछ दिनों तक। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार मुझे काम करना ही है, तो फिर मैंने वो ऑर्केस्ट्रा से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने ऑफिस में ही मुझे एक ऑफिस बॉय बना लिया कि तुम यहीं रहो। अच्छा, ऑफिस भी संभालो। ऑफिस भी संभालो, ऑफिस की में आने जाने लोगों को पानी वानी पिलाते रहो, फटका मारते रहो, जो भी करते रहो। और जब प्रोग्राम रहेगा तो प्रोग्राम में चलना, और प्रोग्राम में भी बैक स्टेज करते रहना। अच्छा, सामान लगाना, सामान के अंदर कलाकारों के कपड़े प्रेस कर देना, ये कर देना, वो कर देना, स्पॉट बॉय की तरह। और फिर बीच में मौका मिला तो मिमिक्री भी करना। मतलब ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से भी फिर किसी दोस्त ने मुझे समझाया, ओमी सिंह नाम का दोस्त, की वो भी मिमिक्री आर्टिस्ट था। बोले यार तेरे अंदर क्वालिटी है, तो इतना टाइम वेस्ट यहाँ मत कर, अगर तुझे सचमुच इसी में करियर बनाना है तो बॉम्बे चला जा। मगर बॉम्बे में मुझे कोई जानता नहीं, कुछ नहीं, मेरे सब जहाँ भी कोई जानता था तुझे सब हो जाता, सब जा निकल जा। 1995 में बॉम्बे आ गया। सचमुच कोई पहचान नहीं थी, मिठुन दा का एड्रेस जेब में था, मायापुर से निकाला था। वहाँ गए तो वहाँ पर भी कुछ, आपको तो पता है ऐसे सब लोग आते रहते मिलने के लिए। जा रहा था कि शमशान भूमि के सामने बॉम्बे में, वहाँ पर एक चाय की दुकान है, चाय की टपरी, वहाँ चाय पी रहा था, सब सामान वाले के साथ। चाय ने पूछा कि कहाँ से आए हो?
मगर नागपुर से आया हूँ। बोले किस लिए आया हूँ? मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे ऑर्केस्ट्रा भी काम करने का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है। उसके लिए अच्छा अच्छा। इत्तेफाक से वो भी नागपुर का निकला, अच्छा। चाय वाला। तो उसने बोला कि ठीक है, काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमको कुछ करना है तो तुम अब क्या करोगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बोले जॉब करोगे यहाँ पर, हमारे यहाँ पे जॉब करो। मैंने कहा सर मुझे उसमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। बोले हाँ, जब जब तुम्हारा काम रहेगा वहाँ चले जाना। बाय द टाइम जब तक रहना खाना यहीं रह, बाकी लोग भी यहीं रहते हैं, हमारे दूसरे जो कारीगर है वो भी यहीं रहते हैं, तो यहीं रहा करो। मैंने ठीक है। तो सामान वामान सब वही पटक के फटका बाग बन गया। लेकिन वो चाय की दुकान ही मेरे लिए देखा जाए तो स्कूल बन गई एक। अच्छा। वहाँ अच्छे अच्छे कैरेक्टर आते थे। अच्छा। मद्रासी कैरेक्टर आ गया, सिंधी कैरेक्टर आ गया, बंगाली आ गया, हैदराबादी आ गया, बंगाली आ गए, मारवाड़ी आ गए, टपूरी आ गए, बेवड़े आ गए। तो वो सब जब आते थे तो उनका स्टाइल मुझे देखने का और सीखने का मौका मिलता था। तो वहाँ से फिर मैंने और मुझे सीखने का मौका मिला। ऑर्केस्ट्रा के लिए फ़ोन करता था, तो ऐसा स्ट्रगल शुरू हुआ। लेकिन शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि इतना कुछ आता नहीं था। तो 2-3 साल तक तो काफ़ी कह सकते चप्पलें घिसनी पड़ी जी। और फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में काम करने का मौका मिला। फिर ऑर्केस्ट्रा से ओपी सिंह, अपना ओपी सिंह तो नागपुर में थे, 7 कलर, बाबला ऑर्केस्ट्रा, कलाकार, मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा, ये सब करते करते फिर मैं प्लेबैक सिंगर के साथ काम करने लगा। महेंद्र कपूर साहब के साथ पहली बार मौका मिला मुझे। अच्छा। फिर सोनू निगम जी के साथ मुझे मौका मिला, फिर उदित जी और भी कलाकार के साथ, फिर शाहरुख खान के साथ टूर मिल गया, आमिर का वो लगान का वर्ल्ड टूर मिल गया। फिर उन दिनों मेरा डीडी मेटर पे एक सीरियल आता था धमाल नंबर 1, वो मिल गया मुझे, धमाल नंबर, उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी होती थी। तो ऐसे मेरा काम ठीक ठाक शुरू हो गया फिर उसके आगे। और जॉनी भाई से मुलाकात हुई बीच में, उस शुरुआत के पीरियड में जी। तो जॉनी भाई ने मुझे कहा कि तुम अच्छा करते हो, तुम मेरे छोटे भाई से मिलो, जिमी मोजेस, उनके छोटे भाई जिमी मोजेस, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं मिमिक्री के। उन्होंने मुझे अपने साथ में रख लिया। वो बाइक पे जहाँ जहाँ परफॉर्म करने जाते थे मैं उनका कोट वोट पकड़ के एक उनके जैसे साथ में असिस्टेंट के तौर पे। मगर वो बहुत हेल्प करते थे, बहुत सिखाते थे, बहुत अच्छी। मुझे जितने भी ABCD जो है वो उनकी वजह से सीखने मिली। तो ऐसे शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और 95 में आया था, लेकिन 2005 में लाफ्टर चले जाया, 10 साल बाद। और उसके बाद जो कुछ मुझे आता था, जो कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ से सीखा था, दोस्तों से, गुरुओं से, इधर से उधर से, जिमी मोजेस भाई से और कलाकारों से, वो स्टेज पे मैंने रख दिया। और पंकज सरस्वती जी का धन्यवाद जिन्होंने वो शो बनाया, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी दुनिया जानती थोड़ा बहुत उसी शो से, लाफ्टर चैलेंज, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। और ये जो आपका एक सफ़र रहा 10 साल का, इसमें आपने बहुत मेहनत की, मशक्क़त की, कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, मैं जो सोच के आया था, इतनी उम्मीदें लेके आए थे, इसे और लोग सपने लेके आते हैं, बहुत लोग मायूस वापस लौट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आपकी लगन थी, आपकी मेहनत थी, ऐसा कुछ आया बीच में कि आपने सोचा नहीं अब तो वापस चले जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा? अब ऐसा लगता था, कभी कभी होता था, दिमाग में आता था, लेकिन मुझे दोस्त लोग हमेशा अच्छे मिलते चले गए जी। 1-2 परिवार ऐसे थे जहाँ पर मैं जाता था तो उनके घर पे काम करता था मैं, घर पे झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना का, लेकिन वो अपना बच्चे जैसा समझते थे मुझे। तो कभी उनके घर पे गया तो खाना मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, लोग अच्छे मिलते थे मुझे, दोस्त भी कुछ ठीक ठाक मिले थे। तो कभी ऐसी मतलब हालात कैसे भी हो, लेकिन संभाल लिया गया, ऊपर के क्रम से संभाल लिया जाता था। जी। अच्छा, ये कॉमेडी तो बहुत लोगों ने की, स्टैंड अप कॉमेडियन भी बहुत लोग रहे और उन्होंने कई तरह से लोगों को हंसाया। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ़न कॉमेडी का होता है या जो सुनील पाल साहब के पास है, ये कोई मामूली फ़न नहीं है। लोगों को स्क्रीन पर या देखने वालों को हम रुला तो सकते हैं, संजीदा कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। लाफ्टर चैलेंज जब आपको मिला तो कितनी उम्मीदें थी आपको लाफ्टर चैलेंज से कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म देगा? लाफ्टर चैलेंज से जो हमें उम्मीद थी, मतलब मैं समझता हूँ कि उससे 100 गुना ज़्यादा दे दिया उसने लाफ्टर चैलेंज। अच्छा। जितनी उम्मीद थी उससे 100 गुना ज़्यादा दे दी। तो हम तो ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी एक शो ने हमारा सारा स्ट्रगल ख़त्म कर दिया। स्ट्रगल मतलब इन द सेंस कि जो रोटी कपड़ा और मकान जिसे कह सकते हैं, परिवार के लिए, सबके लिए एक सुखी जीवन के लिए
एक नॉर्मल जीवन के लिए जो होता है वो ऊपर वाले कर्म से हो गया। तो उनमें से 100 गुना तो मिला है इससे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये शो हमारे लिए ऊपर वाले स्पेशल बनाया होगा, पंकज सरस्वती जी के दिमाग में डाला होगा और वो धरती पर आया है। तो उसी वजह से आज जो कुछ भी पहचान है हमारी, उसी वजह से। इसमें जितने भी आपके एक्ट्स होते थे बहुत डिफरेंट होते थे और उसको प्ले करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो कहाँ से वो आप उठाते थे? क्या वो चाय वाले, जैसे आपने बताया कि लोग आते थे, अलग अलग कैरेक्टर्स आते थे, जैसे एक आपका कैरेक्टर था नूरा, वो बहुत मशहूर हुआ था और वो आपने खुद क्रिएट किया था। रतन नूरा जो कैरेक्टर है वो बाजू में चाय की दुकान के बाजू में जंबो होटल था सांदापुर वेस्ट में ही, और वहाँ पर हमारी हमेशा बैठक हुआ करती थी। जितने भी उस टाइम के जो स्ट्रगलर दोस्त थे हमारे, कोई सिंगर बनने आया, कोई एक्टर बनने आया, कोई म्यूजिशियन बनने आया, सब लोग बैठते थे। तो हम लोग वहाँ पर 9-10 बजे के बाद जब चाय की दुकान बंद हो जाती थी तो वहाँ पर बैठकर खूब गाना बजाना करते थे, या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो होटल फिल्मी होटल था। मतलब उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं थी। राइटर भी आ रहा है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैंने स्टोरी सोची ऐसी, मैं भी अपना कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब होटल बंद होने की बारी आती थी, रात के 12 बजे होटल बंद होता था, तब एक शराबी की एंट्री होती थी, पी के टाइट टैक्सी ड्राइवर की। अच्छा। एकदम दुबला पतला मरियल टाइप का, देसी दारू पी के आता था वो। और वो आके जो है वो बंद होटल, जो मद्रासी वाले जो साउथ इंडियन शेट्टी लोग के जो होटल होते थे, जो मोटे मोटे जो पहलवान टाइप के लोग, उनको आके वो बोलता था कि खाना खिलाओ, भूख लगी है, खाना खिलाओ। तो मोटे मोटे लोग बोलते थे अभी होटल बंद हो गया, साले फोकट में खिला रहा है का, पैसा लाया हूँ, खाना खिलाओ वरना तुम सबको उठा के पटक दूंगा। अब इतना दुबला पतला आदमी बोल रहा है, अपने आप में ह्यूमर है जी। जल्दी खिलाओ वरना एक एक को पैरों तले कुचल दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये कैरेक्टर कम कमाल है इसका। तो फिर वहाँ से हमने उनके साथ में दोस्ती शुरू की। क्या ये रतन नूरा साहब कहीं और सिखाना, क्या नाम है? हमारा नाम है रतन नूरा, काम करता हूँ ख़त्म पूरा। मैंने कहा ये तो पूरा फिल्मी कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए आप रुकिए। फिर होटल वाले से बात करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई जा खिला दे यार। तो हमारी दोस्ती हो गई थी वैसे। अच्छा। फिर वो अपना हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है अंधेरे में। अच्छा। क्योंकि लाइटें तो बंद कर देते जाते थे कि भाई वो दे तो दी उन्होंने, अच्छा किया दिया जो तुमने होटल बचा लिया, वरना तुम्हारा होटल तोड़ देता आज। अच्छा। और उसकी बात को कोई सीरियसली ले नहीं रहा, वो धमकियाँ दिया जा रहा है। और वो कैरेक्टर ऐसा आपने प्ले किया कि वो जीवित हो गया था एक तरह से, यानी आपको वाकई रियल तो था, लेकिन आप कभी नहीं मिले होंगे, सुनील पाल साहब मिले थे तो, लेकिन हम जब सुनते थे, देखते थे, ऐसा लगता था वाकई एक कैरेक्टर है अपने आप में। इतना बेहतरीन अदाकारी का नमूना, या कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी करते थे, उस कैरेक्टर को प्ले करते थे सुनील पाल साहब। फिल्मों की अगर बात करें तो उसके बाद आपको कई फिल्म्स भी मिली, आपने फिल्म्स बहुत की हैं, खुद अपने फिल्में बनाई भी हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जो पहली फिल्म आपको मिली फिर, उसका क्या किस्सा है? मतलब किस तरह से आपको वो पहली फिल्म मिली हिंदी में? देख, एज एन एक्टर मुझे अगर पहली फिल्म में कहूँ तो लाफ्टर से पहले मुझे फिल्म मिली थी फैमिली वाला, अर्जुन रामपाल, परेश रावल जी, सोमा आनंद, दिया मिर्ज़ा, दिलीप प्रभावड़कर, अशोक सराफ। तो उसमें अर्जुन रामपाल के 3 दोस्त थे, उसमें एक मैं था। तो वो फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन सहारा चैनल पे और 1-2 फिल्मी चैनल पे आती रहती कभी कभी। फिर उसके बाद उन्हीं के डायरेक्टर नीरज वोरा थे उसके जी। फिर उनकी की एक फिल्म शुरू हुई, फिर हेरा फेरी। तो वहाँ पर भी उन्होंने जॉनी भाई के गैंग में मुझे डाल दिया था। ये लाफ्टर से पहले की बात है। और जैसे ही लाफ्टर चलने आया तो फिल्म बन रही थी वो, तो फिर मेरा काम थोड़ा हल्का सा बढ़ा दिया गया, लेकिन फिल्म तब तक ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने बेचारे जितना हो सके किया था मुझे, मेरे लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा फिर हेरा फेरी में कुछ काम मेरा ठीक ढंग से दिखता है, कुछ एक बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो जो ऐसा है वो शुरू में हुआ था, लाफ्टर चैन से पहले, लाफ्टर चैन के पहले हुआ था। फिर उसके बाद में बॉम्बे टू गो आई, फिर अपना सोना मनी मनी आई। फिर हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था भावनाओं को समझो, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। जी बिल्कुल। फिर मनी बैक गारंटी, फिर अभी आई वीक बॉस। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ। और हमारी बहुत सारी फिल्में एज एन एक्टर भी आ रही है जी। अभी राजपाल यादव और मेरी फिल्म आ रही है सुपर जासूस, उनके तैयार है, बस नेक्स्ट मंथ या सितंबर तक आ जाएगी जी। तो लोग आपको देखेंगे उसमें भी, उस फिल्म की हम बात करेंगे। लेकिन बॉम्बे टू गोवा की एक बात आपको बता दें पहले, क्योंकि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। पुरानी तो थी, लेकिन जब उसको दोबारा बनाया गया, सुनील पाल साहब के साथ लीड एक्टर उसमें कर रहे थे, और बहुत हंसाया था आपने उस फिल्म में भी। लेकिन हम तो हंसे थे क्योंकि हमारे लिए हंसना बहुत आसान था देखकर, लेकिन क्योंकि आपको
वो कैरेक्टर प्ले करना था जो महमूद साहब कर गए थे। और महमूद साहब तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज या बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं, और वो तो रियल टाइम कॉमेडी करते थे एक तरह से। आपने क्या उनको देखा, या बॉम्बे टू गोवा कितनी बार आपने देखी थी, और इस कैरेक्टर को प्ले करने से पहले कितना आप खुद में विश्वास से या डर रहे थे, थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे? देखिए, एक चीज़ तो मेरे दिमाग में पक्के ठान ली थी कि महमूद साहब के तो नाखून के बराबर मैं तो क्या कोई और भी नहीं जी। तो ये टेंशन ही मैंने निकाल दिया था कि महमूद साहब के बारे में सोचा जाए, महमूद के बारे में, महमूद भाईजान के बारे में कुछ अपने हिसाब से करता चला गया। डायरेक्टर को बोला, भाई देखो तुम फिल्म बना रहे हो, तुमने मुझे साइन किया लिया है, तुम अपने हिसाब से सीन लो। तुम्हें लगता है कि मैं ये सीन ऐसा करना चाहिए, या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बताओ कि किस तरह का क्या चाहिए, तो वो मुझसे करवा लेता था। मैं मतलब तुम कंफर्टेबल हो, मैंने ऐसा भी सोचा है, बोले नहीं ये ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से मैंने कर लिया। मैं जानता हूँ कि महमूद साहब द वन एंड ओनली है, उनकी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो कभी उसमें वो उस तक उस सोच में गया ही नहीं मैं कभी। जी। जो फिल्म आपने बनाई बाद में आगे चल के, भावनाओं को समझो, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने जगह पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमेडियन 52 स्टैंड अप कॉमेडियंस शामिल थे। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया पाकिस्तान में इंक्लूड सब, मतलब रऊफ लोहा, शकील सिद्दीकी, कपिल शर्मा, जॉनी भाई, राजेश श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, मतलब नेम इट, इतने सारे कलाकार थे इसमें जो उस समय के जितने बड़े कॉमेडियंस रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया वैसे नहीं आया, मतलब मुझे लगा कि यार मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से ही पूछूं कि करोगे क्या। तो सारे दोस्तों ने मुझे हाँ कह दी जी। तो मैं करता चला गया कि ये सब फैमिली जैसे थे। तो जब करता चला गया तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि बोले यार एक काम करो, इसमें कोई रिकॉर्ड की तरह सोचा जाए तो कैसे रहेगा। मतलब कैसे, बोला ऐसे सही, इस टाइप का कोई फिल्म बनी नहीं है। मैंने हाँ यार, फिर मैंने ट्राई किया और वहाँ से लेटर आ गया कि यस आपका रिकॉर्ड है, बन सकता है जी। अच्छा, अब आप सुनील पाल अपने आप में एक नाम है अब कॉमेडी की दुनिया में या स्टैंड अप कॉमेडियन की दुनिया में, लेकिन सुनील पाल किसको एडमायर करते हैं सबसे ज़्यादा? भाई वैसे कॉमेडी में जॉनी लीवर साहब मेरे फेवरेट है, फिर उनके छोटे भाई जिमी मोजेस जी, फिर के नायकर साहब है जो जबलपुर से हैं, मध्य प्रदेश के, बहुत बड़े कलाकार हैं वो। फिर कपिल शर्मा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुनील ग्रोवर मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत सारे हैं। और सभी नाम तो ये मैंने लिए, लेकिन ज़्यादातर हंसाने वाले सभी मुझे, सब मेरे गुरु हैं, सबको मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, कितने लोगों की, अब क्योंकि आपकी आवाज़ भी, तबीयत भी साथ नहीं दे रही आपका, और हम भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा वक्त आप कर लें, कितने लोगों की, कितने एक्टर्स की मिमिक्री आप कर लेते हैं? और किसी एक की तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे क्या जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे को मालूम था कि यह बात जरूर सामने आएगी। माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट चैनल है रे तहजीब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक चीज़ ऐसी आती है पूरा फैमिली के साथ में आप देख सकते हैं, मज़ा आएगा। कमाल का चैनल है तहजीब, समझते बात को? अरे जीप पे कंट्रोल है तहजीब में, जवान फिसलती नहीं है। मित्रों, यह जो तहजीब चैनल है भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट चैनल है, लेकिन कल ही मुझे राहुल जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी कहा कि उनका भी फेवरेट है। इसका मतलब यहाँ पर कोई पार्टी का पक्षपात नहीं है, ये सबका फेवरेट चैनल है। ये राहुल जी कुछ कहिए। देखो भैया, मनोरंजन है भैया, इस चैनल में एंटरटेनमेंट है भैया, मनोरंजन है भैया, और ये मनोरंजन ये सबको देना चाहते, और मैं चाहता हूँ कि ये सब तक पहुँचे। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, बाकी चैनलों की जांच चल रही है, लेकिन ये एकदम इसकी जांच नहीं करूँगा जी। फेवरेट चैनल है मेरा, एकदम आम आदमी का फेवरेट चैनल है, बहुत ही फेवरेट चैनल है। इसमें हर चीज़, कोई भ्रष्टाचार नहीं जी। मुझे लगता है कि इसे आप देखना चाहिए। अमित शाह जी, आप कुछ कहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है आज तक मिलकर लिया है, और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और आगे जो भी बढ़ता है वो भारत के लिए अच्छा होता है, लाभकारी होने का काम क्यों हुआ? क्योंकि वो तहजीब में रहा है। तो इसलिए तहजीब चैनल को देखो मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी और मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, याद रखिए। धन्यवाद।
ये कुछ नए कैरेक्टर्स हैं पॉलिटिशियंस जो मिमिक्री की, और बहुत मुश्किल काम है। और वाकई ये मुश्किल काम जो है एक फ़नकार जिसको कुदरत ने नवाजा हो फ़न से वही कर सकता है। सुनील पाल साहब, आपने इतना वक्त दिया, तबीयत आपकी ठीक नहीं थी, हम फिर भी आपके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से तहज़ीब टीवी की तरफ से। तहज़ीब टीवी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत रही। ऑल द बेस्ट। वाह, बहुत खूब। तो ये था हमारा एक आज का शुमारा जिसमें हमने एक बहुत ही अजीम फ़नकार, एक बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी सुनील पाल साहब के साथ मुलाकात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी, उन्होंने हंसाया भी जाते जाते, हालांकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन हमारी दुआएं हैं, दुआओं के साथ रुखसत करेंगे कि जैसे हंसाते आए हैं हंसाते रहें, कामयाबी की मंजिल पर चढ़ते रहें और हम सबको एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगले शुमारे में किसी नई शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। आदाब।